टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बजट से अमीर और अमीर हुआ है और गरीब होता जा रहा है। इस बजट में देश के बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? उधर चले जाएं, देशभक्त हो जाएंगे। जब तक इधर बैठे हैं तब तक गद्दार हैं। उधर चले जाइए। किसानों के ही बच्चे देश की सरहद पर वो हैं। इस बजट में क्या है? न तो किसानों के लिए दिया, न तो अधिकारियों के लिए दिया, न तो मजदूरों के लिए दिया, और किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया। फर्जीफिकेशन है। और अपने सेना के लिए भी नहीं दिया। कम से कम उनके लिए तो कुछ कर देते। उनके पैर में छाले पड़े, कितने मरे, केवल फौरी डिसीजन होने से। जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन को उन्होंने रात को सपना आया और दूसरे दिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, दिल में कहीं काला है। और आप कोई किसानों के साथ विश्वासघात करना चाहते हैं। आप बीपीसीएल को और शिपिंग कारपोरेशन को, कंटेनर कारपोरेशन को, आईडी बैंक को, पवन हंस को, नीलांचल इस्पात को, बीएमएल बेचने जा रहे हैं। सबको तो बेचने जा रहे हैं। और जो देश की शान, महाराजा मूंछ वाला एयर इंडिया, उसको भी बेचने जा रहे हैं। ये बात दूसरी है कि इनको खरीदार नहीं मिल रहा है। सुन लो भाई विधोड़ी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, जो आपने आम बजट की चर्चा में मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया। मैं आपके साथ साथ अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के भी धन्यवाद करती हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला है। अध्यक्ष जी, इस बजट में लोगों को बहुत सी उम्मीदें थी, लेकिन उम्मीदों के विपरीत ये बजट ने आम लोगों को, वेतनभोगियों को, मध्यम वर्गीयों को, गृहिणियों को कोई भी खास सहूलियत नहीं प्रदान की है। इस बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस बजट से अमीर और अमीर हुआ है और गरीब होता जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस कोरोना महामारी ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के खोखलेपन को उजागर करके रख दिया है। जब कोरोना चरम पर था तब देश के अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे थे, और जब सरकार ने बाहर से उपक्रमों को मंगाया तब कोरोना में वैसे ही कमी आ गई और आज उन उपक्रमों को चलाने वाला कोई नहीं है। अध्यक्ष जी, आप लोगों ने स्वास्थ्य बजट को 137% बढ़ावा दिया है, लेकिन फिर भी आपके द्वारा आवंटित किया गया धन बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे छोटे देशों के मुकाबले काफ़ी कम है। मेरी सरकार से मांग है कि इस बजट को और भी बढ़ाया जाए। अध्यक्ष जी, कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में काफ़ी कम है, लेकिन हमारे यहाँ कृषि सेस लगाकर लगातार डीजल और पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है। मेरी सरकार से मांग है कि इस बढ़ती कीमत के कारण मध्यम वर्गीय और किसानों के ऊपर भारी बोझ पड़ा है। मेरी सरकार से मांग है कि इन कीमतों के ऊपर नियंत्रण किया जाए और इसे कम किया जाए। इस बजट में देश के बहुमूल्य संपत्तियों को बेचने के अलावा और कुछ नहीं है। रेल, एयरपोर्ट, LIC, सड़क, बिजली, वेयरहाउस आदि को बिकने के लिए लाइन से खड़ा कर दिया गया है। 37 महीनों में देश की GDP में कितनी गिरावट आई है, इसका कोई उल्लेख इस बजट में नहीं किया गया है। शिक्षा क्षेत्र में देश की GDP को 6% खर्च करने की बात कही गई है, लेकिन शिक्षा बजट की कुल GDP मात्र 0.55% तक ही पहुंच पाई है। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया का मंत्र देने वाली सरकार ने शिक्षा बजट में लगभग 6,000 करोड़ की कमी की है। केंद्रीय बजट में SC, ST और OBC को दी जाने वाली स्कॉलरशिप में भी कमी की गई है, जिसके चलते 5 में से 1 छात्र को अपनी माध्यमिक शिक्षा के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती है। यानी 100 में से 20 स्टूडेंट को अपने स्कूल छोड़ना पड़ सकता है। मैं निवेदन करती हूँ कि सरकार SC, ST, OBC को छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति में जो बजट की कमी की गई है उसे पूरा करे और इंटरमीडिएट में जो 60% अंकों की बाध्यता बना दी गई है उसे हटाकर छात्रवृत्ति को पुनः पूर्व के समान लागू किया जाए और जो निजी संस्थानों में छात्रवृत्ति देने का प्रावधान को बंद किया गया है उसे भी लागू किया जाए। अध्यक्ष जी, पेंशन जो है कर्मचारियों को स्वावलंबी बनाता है, उनके बुढ़ापे का सहारा होता है।
आज आप लोग सांसदों को, विधायकों को, न्यायिक सेवा में लगे लोगों को पेंशन देने का काम कर रहे हैं, तो सरकारी कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरी सरकार से मांग है कि पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा बहाल किया जाए। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में हज़ारों लोग रोजगार के लिए पलायन करते हैं। अगर कोई उद्योग या कोई फैक्ट्री मेरे संसदीय क्षेत्र लालगंज में लगाने का काम होगा तो मेरे संसदीय क्षेत्र के लोग पलायन में कमी आएगी और रोज़गार मिलेंगे तो पलायन रोका जा सकेगा। अध्यक्ष जी, मेरे संसदीय क्षेत्र में कई वर्षों से रेल लाइन की मांग रही है। रेल बजट में इतना आपने बढ़ावा किया है। एक छोटा सा गांव है, मेरा एक छोटा सा संसदीय क्षेत्र है। कई वर्षों से उस क्षेत्र की मांग रही है कि बनारस से होते हुए, लालगंज होते हुए आजमगढ़ तक की एक सीधी रेल लाइन वहां पे मिले। तो मैं मांग करती हूं कि इस रेल लाइन को जल्द से जल्द बिछाया जाए ताकि हमारे संसदीय क्षेत्र के लोगों को सुविधा मिल सके। आयुष्मान भारत के तहत जो सरकार की योजना काफ़ी अच्छी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पे इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। गरीब लोग आज भी इस सुविधा से वंचित है। मेरी सरकार से मांग है कि आप लोग इसको जल्दी से जल्द सही तरीके से लागू कराया जा सके। इस बजट को सरकार ने उम्मीदों के बजट को कहा है, लेकिन मैं भी उम्मीद करती हूं कि मेरी मांगों को सरकार गंभीरता से लेगी और पूरा करने का काम करेगी। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश की सरहद पर मुस्तैद, अपने वतन की हिफाजत के लिए जान कुर्बान करने को हर वक्त तैयार उन वीर जवानों, रणबांकुरों, जांबाज सेना के जवानों को इधर बैठे हुए हम गद्दार लोग, जो कुछ ही गद्दार बचे हैं, और उधर बैठे हुए देशभक्तों की तरफ से अपनी कृतज्ञता, एहसान जाहिर करते हुए अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। हाँ, नहीं, कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं लिख लेंगे। कोई अनपार्लियामेंट्री। आप जितनी देर उनको टोका कोई बात नहीं, इतना लंबा खींच। अरे नहीं, उधर चले जाएं, देशभक्त हो जाएंगे। जब तक इधर बैठे हैं तब तक गद्दार हैं। उधर चले जाइए विदोड़ी साहब, आप देशभक्त की तरफ जाइए। ठीक कर लेंगे। अब आपने देखिए, ये जो भी असंसदीय होगा उसको निकाल देंगे। ये जो जवान हैं, देखिए, ये जो जवान हैं, जितने आपके हैं उतने मेरे भी हैं। लेकिन आप चाहे मीडिया हो, चाहे अखबार हो, चाहे और कोई प्रचार का जरिया हो, ऐसे कहते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि जैसे आप ही उनके हमदर्द हैं, हम नहीं हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आज जगह जगह किसान लोग बैठे हैं, वो केवल न अन्नदाता हैं, बल्कि देश की सीमा पर जो जवान और अफसर तैयार हैं आपकी हिफाजत के लिए, वो दोनों चीज़ पैदा करते हैं। आपके खाने के लिए भी पैदा करते हैं, आपकी सीमा की रक्षा के लिए भी वो किसान, जवान और अफसर पैदा करते हैं। सबसे ज़्यादा किसानों के ही बच्चे देश की सरहद पर वो हैं, जिनको आपने इस ठिठुरती कड़कड़ाती ठंड में बदहाल उसमें हाल में डाल रखा है। मेरा कहने का मतलब है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो अपने को प्रधान सेवक कहते हैं, तो कथनी करनी अंतर नहीं होना चाहिए। अगर प्रधान सेवक हैं तो जाकर के किसानों की बात मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। और जो फौरी तौर पर ये कृषि के, खेती के काले कानून पास किए हैं, उसको तुरंत वापस लेना चाहिए। कौन से कानून तो बताओ। कितने, बहुत लोगों ने बजट की बहुत तारीफ की, मेरी समझ में नहीं आता है कि इस बजट में क्या है। न तो किसानों के लिए दिया, न तो अधिकारियों के लिए दिया, न तो मजदूरों के लिए दिया, और किसी के लिए इस बजट में कुछ नहीं दिया। देखिए, अभी मैडम हेमा मालिनी जी बोल रही थी कि जो 33, उसमें भी बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत फर्जीफिकेशन है। उसमें जो
हेल्थ का बजट है उसमें भी हेल्थ के अलावा और कई चीज़ें आपने जोड़ रखी हैं। और नहीं, मैं आप ही की तरफ था। और किसी को नहीं दिया और अपने सेना के लिए भी नहीं दिया। कम से कम उनके लिए तो कुछ कर देते। आपने एमपी फंड ले लिया। आपने ऐसे मुसीबत के वक्त ये जो नया पार्लियामेंट बना के हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं और आपने अधिकारियों के वेतन और हम लोगों के वेतन को काट लिया और आपने अधिकारियों का एरियर ले लिया। अरे हम तो तैयार हैं, कुछ आप बैठिए। आप देखिए, मुझे और जोर से बोलना पड़ेगा, मेरी तबीयत खराब है इसलिए मुझे ज़्यादा जोर से न बुलवाइए। तो अरे मेरा कहने का मतलब है, मुझसे कुछ चाहते हो तो और ले लो, लेकिन जवानों की तो सोचो, उनको कुछ दे दो। देखिए सच बोल रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक देखिए, केवल मैं एक लाइनर कहूँगा, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, केवल एक आदमी के गलत निर्णय से हिंदुस्तान की करोड़ों मजदूरों को, गरीबों का जितना दर्द हुआ, उनके पैर में छाले पड़े, कितने मरे, केवल फौरी डिसीजन होने से। अगर जो लॉकडाउन एकाएक किया गया, अगर उनको हफ्ता 10 दिन का समय दिया गया होता और देश के तमाम कोनों में जो मजदूर फंसे हुए थे अपने घर जाने के लिए, तो जब तक ट्रेन चल रही थी, जब तक बस चल रहे थे, जब तक तमाम साधन थे, वो अपने घर पहुंच गए होते। अगर उसके बाद लॉकडाउन किया गया होता तो क्या हर्ज था? ये जिस तरह से डिमोनेटाइजेशन को उन्होंने रात को सपना आया और दूसरे दिन उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए एक बात बताएं विदुड़ी जी, मैं एक बात कहूं, हम सुनते रहते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बहुत काम करते हैं, बहुत तेज दिमाग के हैं और 24 घंटे में केवल 3 ही घंटे सोते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि सोएं खूब ज़्यादा, जिससे कि स्वस्थ और दिमाग उनका हो और किसी भी डिसीजन को बहुत सोच समझ के और विचार करके उसके प्रॉस एंड कॉन्स को सोच करके लागू किया करें। एक क्लास पर तो बहस कर लीजिए, लेकिन कम से कम एक चीज़, केवल एक पॉइंट ये बताना चाहता हूँ, जब आप सुनिए, जब आप एमएस मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के हर जगह इतना दावा करते हैं कि चालू था, चालू है, चालू रहेगा, तो उसको अपने कानून में क्यों नहीं ले आए? उसमें क्या हर्जा है? उसको नो कहीं ना एकदम नहीं, यही खराबी है कि आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस को आप कानून में नहीं ले आए। आपके दिल में कहीं काला है और आप कोई किसानों के साथ विश्वासघात करना चाहते हैं। कम से कम मेरी इसी बात का जवाब दे दीजिए। अगर एमएसपी को आप ताल ठोक करके कहते हैं तो आप उसको कानून में आप उसको कानून में ले आइए। अरे आज वृद्धि हुई है, लेकिन आप एक कल की बात है, परसों की बात है, अगले साल की बात है। जिस फरेबी में आप किसानों को डालने जा रहे हैं वो किसान लोग अच्छी तरह से समझते हैं। अच्छा, आप देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट की बात आप करते हैं। बहुत मुश्किल से माँ बाप मिलके एक बच्चे को पैदा करते हैं, भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा होते हैं, और अगर वो बीमार हो जाए तो आप उसको बेच देंगे। ये जो आपकी इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, आप बीपीसीएल को और शिपिंग कॉरपोरेशन को, कंटेनर कॉरपोरेशन को, आईडी बैंक को, पवन हंस को, नीलांचल इस्पात को, बीएमएल बेचने जा रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिए। आप जितनी देर टोकोगे उतना समय बढ़ा दूंगा मैं। देखिए सुनिए, सब माननीय अध्यक्ष जी, सबको तो बेचने जा रहे हैं, और जो देश की शान महाराजा मूंछ वाला एयर इंडिया, उसको भी बेचने जा रहे हैं। ये बात दूसरी है कि इनको खरीदार नहीं मिल रहा है। अब आप बताइए कि जो खरीदेगा वो तो उसको अच्छा चला लेगा,
तो आप क्यों नहीं उसे अच्छा चला सकते? आप बहुत दिमागदार हैं, आप बहुत कारीगर हैं, आप बहुत कलाकार हैं, आप बहुत तेज काम करने वाले हैं, तो क्यों बेच रहे हैं उसको? अगर वो रुग्ण है, बीमार हैं, सिक यूनिट्स हैं, तो आप उसको चलाइए। आप बेच क्यों रहे हैं? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। और जो भी आप बेच रहे हैं रोज़, अगर एयर इंडिया को आज 50,000 डिक्लेयर करते हैं तो 2 महीने में 40,000 कर देते हैं, उसके 1 महीने बाद 30,000 कर देते हैं। क्या ये देश का घाटा नहीं है? आप ये सब मेहरबानी करके ये डिसइन्वेस्टमेंट करके अपने देश की जो थाती है उसको बेचिए ना, और उसको अच्छी तरह से चलाइए। और देखिए अंत में अब देखिए, इस तरह से हमारी सम्मानी बहन जी के प्रति कहेंगे तो मैं कुछ और कह दूंगा तो आपको बहुत खराब लगेगा। कृपा करके इस तरह की बात न करिए। अच्छा, अंत में मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र में तमाम रेलगाड़ियाँ चलती हैं, उसमें से कुछ बंद कर दी गई। मैं रेल मंत्री जी तो नहीं हैं, मैं उनसे, यहाँ नहीं हैं, कहीं छिपे हुए होंगे, तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जो गाड़ियां बंद की गई हैं उसको चलवाएं। कुछ स्टॉपेज हमारे कहने पर उन्होंने वादा किया था, उसको भी करें। और जौनपुर शहर ट्रैफिक से बहुत परेशान है। तमाम हर तरह फ्लाईओवर उसको बनना है, कहीं बन रहा है, कहीं रुक गया है, उसको फ्लाईओवर को बनवाया जाए। एक मेडिकल कॉलेज उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाना शुरू किया था, जिसको वर्तमान सरकार ने बंद कर रखा है, उसको भी मेडिकल कॉलेज को पूरा किया जाए। सेंट्रल स्कूल खोलने की बात चल रही है, तो मेरे भी जौनपुर जनपद में एक सेंट्रल स्कूल और एक चीनी मिल की स्थापना की जाए। और इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बहुत दिन से मेरे मन में एक बात थी कि हिंदुस्तान की फ़ौज में यादव अहीर लोगों की संख्या अधिकारियों में और जवानों में बहुत ज़्यादा है। बहुत दिन से हमारी मांग चल रही है कि एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना की जाए। और अहीरों ने, चाहे रेजांगला हो, चाहे 65 का वार हो, चाहे 71 का वार हो, बहुत अपनी बहादुरी और बहुत शौर्य दिखाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि एक अहीर रेजिमेंट की स्थापना किया जाना बहुत आवश्यक है। और मैं अब बहुत संक्षेप में अपनी बात को ख़त्म करते हुए ये कहना चाहता हूं अंत में, अरे भाई बताएंगे, सब लिख के दिया है, सब लिख करके दिया है। देखिए सुन लो भाई विधोड़ी जी, बुलंदियों पर पहुंचकर कभी गरूर मत करना, बुलंदियों पर पहुंचकर कभी गुरूर मत करना, अभी तुम्हारे सफ़र की ढलान बाकी है। हाँ, अभी तुम्हारे सफ़र की ढलान बाकी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।